हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो गाइस आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, सुरक्षित होंगे। और साथियों, आज जो है आपके साथ जो कल हमने डिस्कस किया था MPREO का एग्जाम, जो 2021 में 10 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसी का ही सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हूं। तो साथियों, मैं अजय सिंह जाखड़, MD एग्रीमेंटर्स, और आज आपके साथ आपका MPREO का जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले उस पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेटली वही आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट है। तो सभी को सबसे पहले सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, और स्टार्ट करते हैं आपका एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, SIAET is working as a state nodal agency for implementation of agricultural extension of, यानी कि जो आपका CIAET है वो यहां पर कृषि के विस्तार के कार्यान्वयन के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। यानी कि ये कहां एजेंसी वर्क कर रही है। डेफिनेटली MP का एग्जाम था, तो क्वेश्चन जो है वाजिब आपका लगता है कि यहां पर आपका इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो MP यहां पर आंसर क्या होगा, MP। देखो डियर वंस, ये आपका MP के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर आपका AFO के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, या फिर आपका RRB SO या नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हो, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका FCI, आपका IFFCO और यहां पर क्रिब्को, और अगर आप AFO की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इन C4 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसमें पहला स्थिर उत्पाद कौन सा होता है। तो देखिए यहां पर आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो C4 प्लांट में पहला स्थिर आपका एक उत्पाद होता है, या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर C3 प्लांट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, PGA, जिसकी फुल फॉर्म होती है फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एग्रीकल्चर हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम, कि आपका जो एग्रीकल्चर वर्ल्ड है वो आपका कहां से डेराइव किया गया है। लैटिन वर्ड है, अमेरिकन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, या जर्मन वर्ड है। तो याद रखना, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड है। कृषि शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपके लैटिन शब्द से हुई है। देखो यहां पर एक याद करने का तरीका बताता हूं, जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है वो आपका यहां पर याद रखना कि लैटिन वर्ड होगा 99%, और जिसके लास्ट में आपका लोगस या लोजी वर्ड लगा होता है वो आपका याद रखना ग्रीक वर्ड होता है 99%। ठीक है, तो ये आप लोग इस चीज को जरूर याद कर सकते हो, और ये भी आने वाले टाइम में आपके एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं, आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और एक चीज और बोलना चाहता हूं साथियों, अगर आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों से इतना है कि आप इन क्वेश्चंस के लिए अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए इनको। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सोशल मीडिया चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिंक अवेलेबल है, और जाकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं डेली कंटेंट जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, आपका इसी के साथ हम आपको जो है प्रोवाइड करवाते हैं आपका जो है कुछ क्वेश्चंस। टेलीग्राम के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक क्विज एंड डिस्कशन है, एक मेन चैनल है। दोनों में ही आपको रेगुलरली 10 से ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सत्यम शुक्ला जी, आप किस डेट के या किस एग्जाम की बात कर रहे हो, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन यहां पर है, द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट इंडेक्स फॉर मीडियम और एवरेज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या बोला गया, मध्यम और औसत उर्वरता मिट्टी के लिए पोषक सूचकांक का मान क्या होता है। मध्यम या औसत यानी कि एवरेज जो आपकी यहां पर फर्टिलिटी सॉइल है उसके लिए पोषक सूचकांक क्या होगा आपका 1.67 to 2.33 होता है। कितना आपका 1.67 to 2.33। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज डन बाय, कि आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट में जो आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, आप सब लोग जानते होंगे यहां पर आपका जो है
एक प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो एफसीआई एग्जाम के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपका अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो नाबार्ड के लिए, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्रिबको, अगर आप लोग कर रहे हो इफको, एनएससी, या फिर आप कोई भी आपका एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप फाइट करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। प्रोसेस यहां पर क्या है? नाइट्रिफिकेशन। आप सब लोग जानते हो कि नाइट्रोजन जो होती है वो एनवायरमेंट से हमारे सोइल के अंदर क्या होती है? फिक्स होती है। और नाइट्रोजन जो फिक्स होती है तो उसमें हमारा सबसे पहले अगर रोल की बात करें तो क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, ये आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें आपके लेग्यूम प्लांट वर्क करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसके बाद अमोनिया जैसे अगर हम बात करें तो वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो रिलेटेड है अमोनिया से। क्यों? क्योंकि यहां पर अमोनिया जो होगा वो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अमोनिया भी एक आपका प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म होती है, जिसमें आपके जो वाटर सबमर्ज प्लांट होते हैं जैसे कि राइस, वो उसको क्या करता है? अपटेक करता है। उसी प्रकार से बाकी जो प्लांट होते हैं वो ज्यादातर हमारा यहां पर नाइट्रेट फॉर्म को ही एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना कि यहां पर नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है? आपका जो अमोनिया होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर? आपका नाइट्राइट में, ठीक है। और नाइट्राइट जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? नाइट्रेट में। यहां पर जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो वर्क करता है आपका नाइट्रोसोमोनाज। कौन वर्क करता है? नाइट्रोसोमोनाज। लेकिन नाइट्राइट से नाइट्रेट में जो कन्वर्जन होता है वहां पर आपका बैक्टीरिया वर्क करता है नाइट्रोबैक्टर। तो ये आपके यहां पर दो बैक्टीरिया हैं जो कि वर्क करते हैं इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पर आपका नाइट्रेट जो है वापिस से अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से। और जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसमें हमारा जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो हमारा है स्यूडोमोनाज। तो ये हमारा क्या हुआ? आपका नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन हुआ। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अमोनिया और किस प्रकार से लॉस हो सकता है? तो अमोनिया का लॉस वोलेटिलाइजेशन फॉर्म के अंदर भी आपका एनवायरमेंट के अंदर हो सकता है, यानी कि सोयल से वापिस से वो आपका एनवायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ? यहां पर नाइट्रोबैक्टर इंपॉर्टेंट हुआ किस प्रोसेस के लिए? आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीरा इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम। नीरा जो है वो एक ड्रिंक होती है और वो आपकी कोकोनट से क्या की जाती है? प्रिपेयर की जाती है। तो इसे भी आप लोग क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, क्योंकि ये भी एएफओ के अंदर एक बार एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर के फील्ड ऑफिसर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द मोस्ट कॉमन एंड सुटेबल मीडियम फॉर ऑर्चिड कल्टीवेशन। यहां पर जो ऑर्चिड होता है वो एक प्रकार का फ्लावर ही आपका होता है, ठीक है, जो आई थिंक सो कौन से स्टेट का मैं भूल गया हूं, सिक्किम का है या फिर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है कोई ना कोई, उस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ये स्टेट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। मैं माइंड से स्किप हो गया है, लेकिन आपको इतना बता देता हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न कोई स्टेट है उसका ये आपका जो है एक स्टेट फ्लावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और याद रखना इसके लिए ब्रिक चिप्स प्लस वुड चिप्स जो होती हैं, यानी कि वुडन जो चिप्स होती हैं या फिर आपकी जो ब्रिक चिप्स होती हैं, वो यहां पर इंपॉर्टेंट मटेरियल हो सकता है किसके लिए? आपका जो है ऑर्चिड कल्टीवेशन के लिए। समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ सीड सोइंग सीड इज मैनेज्ड टू शोन एट रिक्वायर्ड डेप्थ इन होल। क्या बोला गया? बीज बोने की किस विधि में बीज को एक छेद में आवश्यक गहराई पर बोया जाता है, यानी कि सीड को एक प्रॉपर डेप्थ के ऊपर क्या किया जाएगा? सोइंग की जाएगी। और सीड को प्रॉपर डेप्थ के ऊपर जब आप लोग सोइंग कर रहे हो तो याद रखना यहां पर आपका डिबलिंग मेथड होता है, जिसके अंदर हाथ से बिजाई की जाती है, आप हैंड से। लेकिन आजकल हाथ से नहीं, डिबलर भी आ चुके हैं। जैसे मेज डिबलर की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या होता है? एक होल किया जाता है, उसमें सीड को प्लेस किया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज
लॉन्च्ड इन द ईयर, जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है वो 1999 के अंदर क्या किया गया था, इसको आपका लाया गया था। उसी प्रकार से आपका केसीसी कब लाया गया था, वो 1998 के अंदर लाया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, 1998 में आया था। और अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन, कि आपका जो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेस किस बात पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर वर्क करती है, या आपका रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर पे वर्क करती है, या आपका अमाउंट ऑफ सब्सिडी पे वर्क करती है, या आपका रेगुलर कॉन्टैक्ट विद वर्कर से काम करती है। तो देखो डियर, इंपॉर्टेंट होगा कि आपका एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन किया जाए, यानी कि कृषि का विस्तार किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो रेगुलर ट्रेनिंग से भी कोई फायदा नहीं होने वाला अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, आपका सब्सिडी से भी कोई फायदा नहीं होने वाला अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो मेन फंक्शन यहां पर इंप्लीमेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन ही अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो आपका डेवलप नहीं हो सकता है। तो रूरल एरिया को अगर आप लोग डेवलपमेंट चाहते हो, वहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट को आप लोग जो है सक्सेसफुल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करना बहुत ज्यादा यहां पर है जरूरी है। इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज वाटर सोल्यूबल, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि वाटर सोल्यूबल है, यानी कि पानी के अंदर वो घुल सकता है, पानी के अंदर उसकी घुलनशीलता ज्यादा है। तो यहां पर जो आपका फाइकोबिलिन होता है वो आपका क्या होता है, पानी के अंदर घुलनशील होता है, वाटर के अंदर आपका सोल्यूबल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, द रेपिटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप ऑन द सेम लैंड इज रेफर्ड एज। मैं आपको बार बार जो है, कभी भी किसी वीडियो के अंदर देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको एक वर्ड बोला हुआ है कि आपका जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, और उस टॉपिक में से बार बार आपके क्वेश्चन जो होते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी एग्जाम में आपका पूछ ही लिया जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जो क्रॉपिंग सिस्टम को और क्रॉपिंग पैटर्न को जब पढ़ते हो या क्रॉपिंग आपका इंटेंसिटी वगैरह को पढ़ते हो, तो उनको एक डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ते हो। तो साथियों याद रखना, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब यही होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए क्रॉप इन पर्टिकुलर लैंड या पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, या आपका अरेंजमेंट ऑफ ए क्रॉप पर्टिकुलर लैंड इन पर्टिकुलर ईयर। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉपिंग स्कीम, तो क्रॉपिंग स्कीम का मतलब होता है एक आइडिया, एक लेआउट आपका तैयार करना जिसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप को ग्रो करवाना चाहते हैं या ग्रो करवा रहे हैं। अगला हमारा आता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप जब क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करते हुए और डिफरेंट जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो अप करते हुए जब आप एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करवाते हो और मैक्सिमम एफर्ट लगाकर और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हो, वो हमारा यहां पर क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपका गिवन ऑप्शन, डियर वंस, ये आपका एक एग्जाम है और एग्जाम का ही एज इट इज जो कॉपी होता है जो प्रोवाइड करवाते हैं उसी को लिया गया है, और उसमें जिस कैंडिडेट ने इस ऑप्शन को चूज किया था वो यहां पर बताया गया है। ठीक है, इन बातों पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो और आंसर पे ध्यान दो कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि आपका क्रॉपिंग सिस्टम, तो उसी क्रॉपिंग सिस्टम के अंडर में फर्दर आपके पार्ट आते हैं। क्या क्या पार्ट आते हैं कि मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, उसके बाद आपका मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, या आपका फैलो इन रोटेशन क्या होता है। उस क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर हमने तीन चीजें बोली, मोनोक्रॉपिंग, आपका यहां पर सेकंड जो चीज हमने बोली उसमें हमने बोला मल्टीपल क्रॉपिंग, और थर्ड हमने बोला फैलो इन रोटेशन। मोनोक्रॉपिंग के अंदर होता है एक साल में जब आप एक ही क्रॉप को एक फील्ड में ग्रो करवाते हो। वहीं पर एक वर्ड होता है सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक टाइम में आप एक ही वेराइटी को ग्रो करवा रहे हो। क्रॉप की वर्ड नहीं हो रहा, क्रॉप की भी एक वेराइटी को ही ग्रो करवा रहे हो, उसमें किसी दूसरी वेराइटी का कोई सीड अवेलेबल है नहीं है। उसके बाद हमारा यहां पर आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में अब आपका इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग और आपका ये बहुत सारे जो मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग है इनको हम डिस्कस करते हैं। इनके फर्दर आपके टाइप होते हैं, इनके अंदर आपके अलग अलग जो आपके बहुत आपने टाइप देखे होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमें इन चीजों को जरूर पता होना चाहिए कि क्या आपका आ रहा है। क्रॉपिंग सिस्टम अगर हमें प्रॉपर नहीं पता है तो डेफिनेटली हम इनका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा यहां पर क्या है कि क्वेश्चन क्या बोला गया समझना ध्यान पर। अब इस बच्चे ने जिसने भी सोल क्रॉपिंग आपका पढ़ा होगा उसको यहां पर जो है गलत पढ़ा है, क्योंकि सोल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही क्रॉप की सिंगल वेराइटी को ग्रो करवाना। यहां पर दूसरी वेराइटी आपकी मिक्स नहीं होती है। आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक फील्ड के अंदर
एक साल में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करवाना, 2 और मोर देन 2 क्रॉप को ग्रो करवाना। और आपका क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को आपका ग्रो करवाना। ये हमारा जो होता है मल्टीपल आपका क्रॉप रोटेशन होता है। मोनोकल्चर का ही मतलब होता है कि रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप ऑन द सेम लैंड। यहां पर सोल जैसे ही वर्ड देखा तो आपने सोल क्रॉपिंग आंसर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो एक बार उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ो और उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ो जो लोग आप आंसर करने जा रहे हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर और वेजिटेरियन पीपल। इनमें से कौन सा हमारा प्रोटीन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हम सभी वेजिटेरियन पीपल्स के लिए। जब भी आप वेजिटेरियन की बात करोगे तो व्हीट, राइस, लेंटिल, रेपसीड सभी वेजिटेरियन पीपल ही इनको खाते हैं। लेकिन पूछा गया था प्रोटीन के रिस्पेक्ट में, तो प्रोटीन के रिस्पेक्ट में लेग्यूमिनस क्रॉप इनमें से कौन सी है पहले तो ये फाइंड आउट करो। और फिर अगर लेग्यूमिनस क्रॉप में भी दिया हो, सारी की सारी लेग्यूमिनस क्रॉप दी हुई हो, तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन किस क्रॉप में है वो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहां पर तो आपको पता है 1, 2 ये दोनों तो आपकी सीरियल क्रॉप है, तो डेफिनेटली इनके अंदर प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली होता है 6 to 7%। और आपका लेंटिल यहां पर एक दाल है, एक पल्स है, तो डेफिनेटली इसमें आपका क्या होगा 25% प्रोटीन होता है, तो डेफिनेटली ये आपका राइट आंसर होने चाहिए। लेकिन रेपसीड एक मस्टर्ड या आपका मस्टर्ड या रेपसीड की बात करें तो ये ऑयल सीड क्रॉप होती है, तो जो कि कहीं ना कहीं ऑयल सीड के अंदर प्रोटीन कंटेंट नहीं होता इतना। तो हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप एक ही है जो कि आपकी लेंटिल, और लेंटिल आपका यहां पर है 25% अप्रोक्सीमेटली इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, तो ये हमारा क्या रहा राइट आंसर रहा। तो डियर वंस इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर यहां से क्वेश्चन कहां से आएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझने की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, यहां पर मैं लेंटिल दे दूं, यहां पर आपका मूंग दे दूं, यहां पर आपका जो है क्या कहते हैं सीसमम दे दूं, या सीसम तो आपका ऑयल सीड क्रॉप हो गया, लेकिन यहां पर आपका जो है अरहर दे दूं, पिजन पी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपका जो है कोई भी मोठबीन दे दूं, तो अब इनमें से चूज करो, तब क्या होगा। अब आपका आंसर तभी सही हो पाएगा जब आपको यह पता है कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट किस में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो प्रोटीन क्रॉप के अकॉर्डिंग हमारा मुख्य स्रोत की जब आप बात करोगे तो आंसर डेफिनेटली यहां पर है आपका उसी के अकॉर्डिंग आएगा जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और ये एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जब तक आपका ये इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे समझोगे, आपका हमेशा आंसर सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। कभी भी हड़बड़ाहट में आंसर मत करो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हड़बड़ाहट में क्वेश्चन का आंसर किया, वो कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उसी टाइम दुर्घटना घट जाएगी, है ना। तो इस दुर्घटना को नहीं घटने देना है और हमें आंसर अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए भाई इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सोइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन एडिक्वेट एंड इन सूटेबल प्रोपोर्शन। क्या बोला गया कि एक आपका सोइल की प्रॉपर्टी है जिसको आप इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हो, यानी कि वो पीछे से आपके पेरेंट से ही लेकर आती है। पेरेंट्स में अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आगे आपके सोइल में भी न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका ज्यादा होगा। तो यहां पर है पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों को आपूर्ति करने के लिए मिट्टी की निहित क्षमता को क्या कहा जाता है। तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिएंट की जब बात आती है तो उसको फर्टिलिटी कहा जाता है। वहीं पर सोइल के अंदर आपका प्रोडक्टिविटी भी होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होता है वो आपका यील्ड करने की कैपेसिटी होती है। सारी की सारी फर्टाइल सोइल कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि आपका फर्टाइल सोइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट हो सकता है, लेकिन ये बोलना कि जो फर्टाइल यानी कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो प्रोडक्शन भी ज्यादा दे देगी, ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि अगर वहां पर वाटर अवेलेबल नहीं हुआ और क्लाइमेट अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो क्रॉप आपका वहां पर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 54 फैक्टर यहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब देखो यहां पर सोइल सिकनेस का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर आपके जब आपका कहीं ना कहीं कमी आ जाए न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, दूसरा सोइल की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सोइल का टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है पर उस यूनिट एरिया के अंदर। ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन। उसके बाद है सोइल की हेल्थ के मतलब है कि सोइल के अंदर हेल्थ क्या है, सोइल का प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, सोइल के अंदर वाटर कंटेंट क्या है, इन सभी चीजों से रिलेटेड हमारा क्या आ जाता है, सोइल का हेल्थ आ जाता है। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहां पर है रिमूवल ऑफ यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सोइल बाय एक्शन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज। क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपके आने
वाले किसी भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो पानी की क्रिया द्वारा मिट्टी की एक समान पतली परत को हटाना एक इस प्रकार है। आपको पता है सोइल के अंदर इरोजन होता है, और सोइल के अंदर इरोजन होता है तो इरोजन का कुछ सीक्वेंस इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले आपका जैसे ही यहां पर क्या होगा, सप्लेश इरोजन होगा। सप्लेश इरोजन के बाद आपका दूसरा स्टेज होता है सीट इरोजन। ठीक है, सीट इरोजन की बात करें तो उसके बाद हमारा यहां पर क्या होगा, आपका रील इरोजन। रील के बाद आपका जो आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, गली इरोजन। गली के बाद अगर हम बात करें तो इरोजन कौन सा होगा, रेवाइन इरोजन। रेवाइन के बाद अगर हम बात करें तो इरोजन कौन सा होगा, लैंड स्लाइडिंग होगा। ठीक है, ये हमारा यहां पर क्या होता है, आपका अलग अलग आपके इरोजन के टाइप है। लेकिन सीट इरोजन में क्या होता है, आपका एक यूनिफॉर्म लेयर, बहुत ही पतली लेयर फील्ड में से चली जाती है और उसको फार्मर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता, और उसके साथ न्यूट्रिएंट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी सोइल के अंदर सरफेस सोइल जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। और उसी 15 सेंटीमीटर में से जब आपकी लेयर चली जाए, क्योंकि उसमें आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा है, और न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से अगर वो लॉस हो जाते हैं तो डेफिनेटली यहां पर याद रखना कि आपका इसी को हम बोलते हैं फार्मर की डेथ होना, और यही हमारा क्या होता है, आपका सीट इरोजन होता है। तो डेफिनेटली हमारा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेन फूड क्रॉप फॉर साउदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज, कि आपका जो साउदर्न और ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए मेन फूड क्रॉप कौन सी है। तो डेफिनेटली हमारा यहां पर क्या होगा, राइस ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि राइस ही वहां पर ज्यादातर कंज्यूम की जाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा अगर हम बात करें तो पेस्टिसाइड सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्प्रेयर इज 100 लीटर पर हेक्टेयर, द स्प्रेयर कैन बी क्लासिफाइड अंडर। ये मैंने कल भी डिस्कशन किया था। इसका आंसर आपको यहां पर लो वॉल्यूम स्प्रेयर अच्छे से पता है, क्योंकि कल हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे यहां पर थे लाइव में उनको पता है, अदरवाइज नहीं थे तो डेली लाइव आपको डियर आना ही पड़ेगा। हमारा सेशन जो रहता है वो केवल लाइव रहता है, लाइव के बाद इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें तो यहां पर आपका अगला है, निरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट इज वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट अंडर इन द ईयर। इसकी स्टार्ट कब हुई थी, इसका ये कब स्टार्ट किया गया था। तो निरंचल जो नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है वो आपका 2016 में इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया। तो यानी कि डेफिनेटली यहां पर कोई भी प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, और मैं लगातार बोल रहा हूं कि वाटरशेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटरशेड से आपके 3 क्वेश्चन आप लोग खुद देख सकते हो, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि वाटरशेड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IAA इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ दिस क्लास। डेफिनेटली आप लोग जानते हो यार, ये नेचुरल आपका हार्मोन होता है कौन सा, ऑक्सिन का टाइप है। तो ऑक्सिन यहां पर आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा तो डेफिनेटली आप लोग आंसर कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका जिबरलिन जो होता है वो आप लोग जानते हो, ये क्या होता है, सीड जर्मिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, और इसी के प्रकार से आपका इंटरनोडल रीजन के लिए, प्लांट की हाइट को भी इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। उसके बाद साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसे ही हम एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं, और यही आपका रिसमेंट लैंग इफेक्ट भी शो करता है। तो आंसर यहां पर 3 हो गई। अगला हमारा है एब्सिसिक एसिड, ये हमारा एंटी जिबरलिन और आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, और एक बचा हमारा इथिलीन हार्मोन। इथिलीन तो गैसियस हार्मोन है, और आपका ये राइपनिंग में हेल्प करता है फ्रूट की, और डेफिनेटली याद रखना कि ये हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ को आपका रिटार्ड करता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसका नाम क्या है, इथिलीन हार्मोन है। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हुआ, बिल्कुल राइट आंसर। और इसी के साथ ऑक्सिन की बात करें तो ये हमारा एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लांट्स ग्रोइंग इन शेडी रीजन आर रेफर्ड एज। प्लांट जो कि आपके शेडी रीजन के अंदर छाया में जो ग्रो होते हैं, देखो यहां पर आप सब लोग जानते होंगे कि जो आपके हेलियोफाइट होते हैं, हेलियोफाइट प्रो प्लांट होते हैं जो कि आपके कहां ग्रो होते हैं, आपके जो है मतलब धूप में ग्रो होते हैं, सन में ग्रो होते हैं। दूसरा हमारे जो हेलोफाइट्स होते हैं वो सोल्ट लविंग प्लांट होते हैं, जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो वाटर लविंग प्लांट होते हैं, जो सेमोफाइट्स होते हैं या फिर आपका
मीजोफाइट्स होते हैं वो आपके नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी आपके लैंड प्लांट होते हैं, लिथोफाइट आपके जो रॉक्स पे ग्रो होते हैं, एपीफाइट जो प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, सैप्रोफाइट मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, जिस जहां पर ये ग्रो होते हैं, जो इसका पेरेंट मैटर होता है जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटरलॉग्ड कंडीशन हैव स्लो ग्रोथ बिकॉज ऑफ, जो आपके वाटरलॉग्ड कंडीशन में प्लांट ग्रो करते हैं वो स्लो ग्रोथ करते हैं, उसका रीजन क्या होता है? तो डियर वन, उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपके जो प्लांट होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसकी से उनकी ग्रोथ जो होती है वो कुछ हद तक रुक जाती है या वो धीरे ग्रो करते हैं। तो आंसर क्या होगा, लोअर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एमिनो एसिड इज डेफिशिट इन राइस, इनमें से राइस में कौन सा डेफिशिट होता है एमिनो एसिड? तो आप सब लोग जानते होंगे सीरियल्स के अंदर लाइसिन जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट एक डेफिशिट एमिनो एसिड होता है, लेकिन अगर मेज यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता तो याद रखना लाइसिन के साथ साथ यहां पर ट्रिप्टोफैन भी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ट्रिप्टोफैन जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, आपका एक इंपॉर्टेंट आपका प्रीकर्सर होता है। तो याद रखना ट्रिप्टोफैन का प्रीकर्सर कौन सा होगा, जिंक होगा। तो क्वेश्चन यहां पर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो उस समय आंसर हमारा क्या जाएगा, जिंक जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ वाटरशेड इज, चौथा क्वेश्चन वाटरशेड से आ चुका है, 4 क्वेश्चन सिंगल एक टॉपिक से, वाटरशेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन है कि आपका अदर नेम जो है वाटरशेड का क्या है। अगर आप ऊपर जाकर देखोगे पिछले क्वेश्चन के अंदर तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कि वहां पर लिखा हुआ है ड्रेनेज बेसिन, है ना, एक जहां पर जाकर पानी क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, एक प्रकार से बहुत सारी जो कलेक्शन होती है वाटर की वो वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है द सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इन इंडिया इज, कि आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर एक सर्टिफिकेट मार्क लगा होता है। भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजित प्रमाण चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, हॉलमार्क होता है, एगमार्क होता है, एफपीओ होता है, आईएसआई होता है। आप सब लोग जानते होंगे कि आपका एगमार्क एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, एगमार्क होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है भाई। क्यों बैकबोन है, क्योंकि 50% जनता आज प्रेजेंट टाइम में 50% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। डेफिनेटली दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली 20%, अप्रोक्सीमेटली 17.8 और 17.9% समथिंग इज जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन, बट येट 50% पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। एंड आपका कोविड-19 का टाइम आया था, कोरोना का टाइम आया था, फिर भी एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर 3.4% का ग्रोथ देखा गया था। बाकी ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं था जिसके अंदर ग्रोथ हुआ था, डिक्रीमेंट ही देखने को मिला था। एग्रीकल्चर में आपका 3% का 3.4% का क्या रहा था, ग्रोथ रहा था। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका आ सकता है कि कोविड-19 के टाइम पर ऐसा कौन सा सेक्टर था जिसके अंदर ये ग्रोथ देखी गई थी या कितनी ग्रोथ देखी गई थी, तो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर 3.4% ग्रोथ आपकी देखी गई थी, ऑब्जर्व की गई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ इरोजन, यहां पर आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन कौन सा है। तो अभी समझाकर हटाऊं, देख लीजिए इरोजन से फिर आपका क्वेश्चन यहां पर आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इरोजन के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्प्लैश, स्प्लैश के बाद सीट, सीट के बाद रील, रील के बाद गली। तो ये आपका एक प्रकार से ये जो है इरोजन आपका इस प्रकार से दिया हुआ, डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग स्टोरेज लाइफ ऑफ सीड। ये मैं कल ही आपको बता के हटाऊं, कल आपका जब लाइव सेशन हुआ था तो मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि आपका यहां पर जो सीड को जब स्टोरेज करते हो, जब भी किसी की स्टोरेज की जाती है, डेफिनेटली याद रखना कि स्टोरेज के टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वहां पर एक आपका फैक्टर होता है वो आपका यहां पर ह्यूमिडिटी होता है, जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एनवायरमेंट में एयर के रिस्पेक्ट में कितना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आपका मॉइस्चर जो होगा वो बिल्कुल सही एक राइट आंसर होगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका अगर हम बात करते हैं ग्रेगर मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन डैश हाइब्रिड,
तो ग्रेगर मेंडल ने किसके ऊपर आपका जो है आपका एक्सपेरिमेंट किया था? तो सब लोग जानते हैं कि मटर के ऊपर, पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू द प्रोलोंग्ड कोल्ड इज नोन एज, कि आपका फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए जब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसको हम प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? तो महान आत्माओं, उसका नाम वर्नेलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जो भोजन बनाता है प्लांट आपका। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि प्लांट आपका कितने घंटे उसको लाइट की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम। सो आपका यहां पर फ्लावरिंग टाइम के बिहाफ पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं, फ्लावरिंग टाइम पर लाइट की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। ये हमारा क्या रहा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ए फार्मर हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड इज डैश फार्मर। जिस फार्मर के पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होता है उसको हम कौन सा फार्मर बोलते हैं? प्रोग्रेसिव फार्मर बोलते हैं, बिग बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। देखो आप सब लोग जानते हैं यहां पर कि आपका मार्जिनल फार्मर जो होता है, ये फार्मर की कैटेगरी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी। तो आपका मार्जिनल फार्मर जो होगा वो लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होगा। उसके बाद आपका स्मॉल फार्मर होगा तो वो आपका 1 to 2 हेक्टेयर लैंड होगा। उसके बाद आपका सेमी मीडियम फार्मर होगा, वो आपका यहां पर जो है जिसके पास 2 to 4 हेक्टेयर लैंड होगा। मीडियम फार्मर जो होगा वो 4 to 10 हेक्टेयर होगा, और लार्ज फार्मर जो होगा वो मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड जिसके पास होगा। तो डेफिनेटली हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? मार्जिनल फार्मर, क्योंकि लेस देन 1 हेक्टेयर की बात की गई है तो आंसर यहां पर हमारा चला जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लीडिंग मेथड ऑफ कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ मैंगो प्लांट इज, कि आपका लीडिंग मेथड कौन सा है कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ मैंगो प्लांट? मैंगो प्लांट की कमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए कौन सा आपका इंपॉर्टेंट मेथड है? तो डेफिनेटली यहां पर ना तो डिवीजन है, ना कटिंग है, ना लेयरिंग है, तो इनार्चिंग आपका क्या है? बिल्कुल सही मेथड है। ठीक है, वैसे आपका विनियर ग्राफ्टिंग भी होता है, और आपका यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टोन ग्राफ्टिंग या फिर जिसे आप एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हो, तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग इसकी प्रोपेगेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड एंड प्रोवाइडेड बाय, जो आपका नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है वो किसके द्वारा यहां पर दिया गया है? तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये आपका डार्विन थ्योरी थी, है ना। डार्विन के द्वारा ही तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी गई थी, तो ये हमारा क्या होगा? डार्विन बिल्कुल सही है और राइट आंसर है होगा। अगला क्वेश्चन है, ए प्लांट bearing both male and female flower is known as, ये तो आप सब लोग मोस्टली आंसर जानते हैं कि मोनोसिस प्लांट ही हमारा क्या होता है जिसके अंदर आपके मेल और फीमेल प्लांट दोनों ही क्या होते हैं? आपके फ्लावर लगते हैं, फ्लावर जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, पेस्टिसाइड शुड बी स्टोर्ड इन, डेफिनेटली यार कूल प्लेस और आपका ड्राई प्लेस। ड्राई इसलिए क्योंकि यहां पर ह्यूमिडिटी नहीं अवेलेबल होनी चाहिए, और आपका कूल इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका जो केमिकल्स होते हैं वो ज्यादातर हाई टेम्परेचर पर अपनी जो खुद की कैपेबिलिटी होती है उसको लॉस कर जाते हैं, वो खो लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर इन व्हीट हैप्लॉइड सेल? हैप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे आपके व्हीट के अंदर? तो आप सब लोग जानते होंगे क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन आपकी कितनी होती है? 42 होती है ना आपका। तो डेफिनेटली यहां पर 42 का हाफ कितना होगा? 2n आपका कितना हुआ? 42, तो n कितना हो जाएगा आपका? 21। लेकिन अगर बेसिक क्रोमोसोम पूछ लेते तो आपका हमेशा क्या होता? ये हमारा 6x होता है, और 6x के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? C गुना 7, तो 7 हमारा क्या होता है? बेसिक क्रोमोसोम होता है किसका? व्हीट का। तो ये भी हमेशा आप लोग याद रखना, क्योंकि कई बार यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर? तो जब भी एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या हो सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग 17.8 समथिंग आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। एक तो महेश जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट कब लगेगा और कितना कट ऑफ जाएगा? देखो हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो डियर, आपको सिंपल सी बात है यार, इसके बारे में पता होना चाहिए, और बार बार मैसेज करने से क्या हो जाएगा, है ना। इन चीजों को मतलब आप पिनअप जब करते हो आप डिस्टर्ब कर रहे हो बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं। सोच के देखिए 77 स्टूडेंट, एक बच्चा भी बिना बोले और लगातार पढ़ रहे हैं, और आप अकेले उनको डिस्टर्ब कर रहे हो।
कितनी मतलब ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। और हमें मतलब ये चीज है कि जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खुद ने उस चीज को किया है तो उनको बेटर पता होगा। महेश जी हमें नहीं पता है, अगर आप इस चीज के लिए बुरा मान रहे हो तो डेफिनेटली मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, बहुत मतलब अच्छे तरीके से ना माफी चाहता हूं भाई, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। चलिए इन्हें हटाइए यार। चलिए तो इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। देखो डियर, आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी लेयर होती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर जो होती है, सबसे नीचे की लेयर को आप लोग बोलते हो ट्रोपोस्फियर, और सेकंड लेयर हमारी होती है स्ट्रेटोस्फियर, और उसके बाद हमारी होती है मीजोस्फियर, और उसके बाद में हमारी आयनोस्फियर आपकी लेयर आती है। तो याद रखना यहां पर आपका जो ट्रोपोस्फियर है, मैंने क्या बोला, जो आपका ट्रोपोस्फियर है इसके अंदर मोस्टली एनवायरमेंट की एक्टिविटीज जो होती है वो घटित होती है, लेकिन यहां पर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपकी ओजोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। मैंने क्या बोला, जो आपका यहां पर एनवायरमेंट के अंदर जो मेन है वो ओजोन लेयर होती है, जो वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आंसर यहां पर क्या जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको एनवायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जब आप एग्रोमेट्रोलॉजी को पढ़ते हो ना, तब हम इस लेयर को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो डेफिनेटली जब भी एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ते हो तो इनको थोड़ा सा जान लिया करो। एग्रोमेट्रोलॉजी में एक तो हम पढ़ते हैं आपके फैक्टर्स के बारे में, जो आपके डेफिनेटली देखो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, है ना, कि हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी का मतलब क्या है, कि क्लाइमेट की स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप, ठीक है। चलिए तो ये चीज हमारा क्या होता है जी, महेश जी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सब लोग आपस में एक दूसरे के फ्रेंड ही है ना, एक दूसरे को समझते हैं यार, और हमारी भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। लेकिन एक तो हमें कभी एक्सट्रीम गुस्सा होकर और एक्सट्रीम कभी मतलब खुश होकर कभी रिजल्ट नहीं लेने चाहिए, है ना, एक मतलब निर्णय नहीं लेने चाहिए, और यही चीजें होती है। एक एक्सट्रीम कंडीशन हमेशा गलत होती है, चाहे किसी भी प्रकार से हो। अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे कोई भी पर्सन हो, है ना। देखो हर चीज के लिए आपको, आप सभी अच्छे हो यार, कोई बुरा नहीं है ना, और सारे के सारे दिल अच्छे होते हैं, किसी का बुरा कोई नहीं होता है ना, और हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान हमेशा छुपा हुआ होता है, हमें उसी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग कहीं ना कहीं छोटे बड़े भाई बहन ही हो हमारे सभी, है ना। तो इस चीज को समझते हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे से रहो और बस चिल रहो, सारा दिन चिल रहना बहुत रिक्वायरमेंट है। जब तक चिल रहोगे तब तक काम होता रहेगा, मजे में आते रहेंगे, मजे मतलब पढ़ते रहेंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन एक दिन ले लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, मन में जब ठान ही लिया है, उम्मीद ही जब सिलेक्शन किया है, तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होके रहेगा ना यार। चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है द मेन कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट आर, कि वाटरशेड मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट क्या है। मेन कंपोनेंट यहां पर क्या है, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड। क्या बोला गया, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड, लैंड वाटर एंड हाउस मैनेजमेंट, पॉपुलेशन हाउस मैनेजमेंट या बायोगैस मैनेजमेंट, या वाटर लैंड और बायोगैस मैनेजमेंट। बिल्कुल, अगर यहां पर रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता तो वो भी बिल्कुल सही आंसर जाता, क्योंकि वाटर लैंड बायोमास ये हमारे क्या है, रिसोर्सेस है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैम प्लांट ट्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, है ना। तो एप्पल है, पाइनएप्पल है, या मैंगो है, या फिर मेज है। डेफिनेटली यहां पर आपका पाइनएप्पल क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि कैम प्लांट का एग्जांपल या तो ये है, या फिर आपके जो हम अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके कैक्टस वगैरह होते हैं, नागफनी जिसे आप लोग बोलते हो, वो आपका हो सकता है, लेकिन एप्पल मैंगो ये नहीं है। मेज आपका C4 प्लांट है, मेज आपका कैसा प्लांट है, C4 प्लांट है, ठीक है। चलिए देखो एक तरीका बताता हूं आपको याद करने के लिए C4 प्लांट को, जो सीरियल प्लांट में होते हैं। देखो याद रखना, सीरियल प्लांट में जिन प्लांट की हाइट एक नॉर्मल पर्सन की हाइट से ज्यादा होती है, जैसे मेज, सोरगम, सुगरकेन, पर्ल मिलेट, ये हमारे क्या हैं, नॉर्मल हाइट से ज्यादा हाइट होती है इनकी, है ना। तो याद रखना, एक आदमी या एक ह्यूमन बीइंग की हाइट से जिन प्लांट की कम होती है वो C3 प्लांट होते हैं, और जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो C4 प्लांट होते हैं। याद रखने का तरीका नहीं है कहीं इंटरव्यू में जाके बोलने लग जाओ कि सर इनकी हाइट ऐसे होती है, ऐसा नहीं है। ये आपको याद रखने का तरीका है जब आपको सीरियल प्लांट याद ना रहे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये आपका एक अच्छा तरीका है जिससे आप रेगुलरली इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो बार बार बोलता हूं यार, रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो फिर मतलब कब तक काम चलेगा ना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल आयरन डेफिशिएंसी इज प्रोमिनेंट,
किस सोइल के अंदर आयरन डेफिशिएंसी जो होती है प्रोमिनेंट होती है। देखो डियर, याद रखना, जहां पर वाटरलॉग्ड कंडीशन होगी वहां पर आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। जहां पर भी कैल्केरियस सोइल है, जहां पर एल्केलाइन सोइल है, वहीं पर आपका आयरन का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो देख लो भाई, यहां पर वाटरलॉग्ड सोइल में बिल्कुल भी नहीं होगा, न्यूट्रल सोइल में नहीं, न्यूट्रल सोइल में भी फिर भी आयरन होता है ना। डेफिनेटली आप लोग सोचोगे यार ये तो एसिडिक सोइल में होता है, यहां पर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एसिडिक सोइल में, तो एसिडिक में तो आयरन होता ही होता है, तो यहां पर बचा क्या ऑप्शन, एल्केलाइन। तो एल्केलाइन और कैल्केरियस सोइल दोनों में ही आपके आयरन की डेफिशिएंसी होती है। लिख लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, आयरन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और प्लांट की ग्रोथ में ये क्या करता है, ये एज ए कैटलिस्ट का काम करता है फॉर फाइनरी रिंग। फॉर फाइनरी रिंग क्या होती है, आप सब लोगों को पता है कि भाई जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम, बेसिक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के अंदर जो ये पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को कंपोज करने के लिए आयरन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आयरन और मोलिब्डेनम दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो लैग हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैचमेंट इज ए मेथड ऑफ, कैचमेंट जो है किस चीज का मेथड है भाई, सोइल कंजर्वेशन का है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का है, वाटर शेड का है, वाटर हार्वेस्टिंग का है। डेफिनेटली वाटर हार्वेस्टिंग का ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट आपका मेथड है, क्योंकि कैचमेंट करना, कैच करना आपका एक प्रकार से पकड़ लेना, तो डेफिनेटली कैचमेंट होगा, वाटर आपका वहां पर कलेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है एवरेज मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइड वेजिटेबल। ड्राइड वेजिटेबल में एवरेज मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 3 to 5%। बिल्कुल सही आंसर है भाई आपका, 3 to 5% क्या होगा, ये सही आंसर होगा। वाटरशेड का फिर क्वेश्चन, चौथा या पांचवा क्वेश्चन आपका वाटरशेड से आ चुका है। भाई वाटरशेड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम खुद सोच के देखो। तो आपका यहां पर माइक्रो वाटरशेड के बारे में पूछा गया है। 100 to 1000 आपका क्या होता है, माइक्रो वाटरशेड होता है। तो वाटरशेड के ऊपर काफी आपको बता चुका हूं, तो अभी इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बेसिक यूनिट ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, भाई जो सोइल का वर्गीकरण होता है, मिट्टी का वर्गीकरण होता है, उसमें बेसिक यूनिट आपकी सीरीज होती है। आंखें बंद कर लेना और इसको आंसर लगा देना, कभी आंसर ये गलत नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट के लिए ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, डेफिनेटली। देख लो भाई कहां पर है, मैग्नीज, कार्बन, नाइट्रोजन, नो। आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या है, बिल्कुल है सही आंसर है। मॉनसून इज ए कैसा वर्ड है, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक, रेबिक, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आपके अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच अब मानसून की बात करते हैं तो एक चीज और याद रखना, मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया के अंदर 75% रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका रेनफॉल होता है वो 20-25% रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले कहां आता है, केरला में आता है। और इंडिया के अंदर जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो खरीफ सीजन में आता है, इसीलिए खरीफ क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, मानसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून जो है आपका डिटरमाइन, यानी कि एक प्रकार से वेदर का फोरकास्टिंग करना। वेदर का फोरकास्टिंग करने का मतलब होता है मौसम का पूर्वानुमान लगाना। और वेदर फोरकास्टिंग जो है वो शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के आपके रेंज में किया जाता है। शॉर्ट रेंज जो होता है वो आपका 1 to 3 डेज होता है, 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में होता है। और आपका मीडियम रेंज जो होता है वो आपका कितना होता है, 3 to 10 डेज होता है। शॉर्ट रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है कितने दिन के लिए, 3 to 5 डेज के बीच में। और अगर हम बात करें लॉन्ग रेंज, तो लॉन्ग रेंज कितना होता है आपका, 30 डेज तक का टाइम जो होता है वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है। याद रखना दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल। कि वेजिटेबल के लिए सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड आपका कौन सा होगा। तो प्रेजेंट टाइम में डीडीटी, बीटीसी ये तो आपके अप्रोक्सीमेटली बैन हो चुके हैं। हेप्टाक्लोर ये भी नहीं है, तो पायरेथ्रिन यहां पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ऑल वेदर फिनोमिना अकर इन, तो मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले कि ट्रोपोस्फियर के अंदर मोस्टली वेदर की जो घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश होना, आपकी जो जितनी भी फोग वगैरह आना, मिस्ट होना, सब कुछ कंडीशंस किसमें आकर होती है, आपकी यहीं पर ट्रोपोस्फियर में आकर होती है। सबसे नीचे की लेयर जो होती है वो यहां पर ट्रोपोस्फियर है। अगला क्वेश्चन है द स्प्रेयर मेनली यूज्ड फॉर स्प्रेइंग फ्रूट ट्रीज इन ऑर्चर्ड। जो आपका रोकर स्प्रे होता है वो यहां पर यूज किया जाता है फ्रूट ट्रीज
किसके लिए, स्प्रे करने के लिए, ठीक है। और अगला हमारा जब क्वेश्चन है तो हमारा यहां पर क्या है, इन इंडिया फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर, फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, तो यहां पर आपका निरंचल वाटरशेड और फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम ये दोनों ही आपके 2016 में इनको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारा एमपीआरएओ फरवरी 10 फरवरी 2021 का एग्जाम था जो हमने डिस्कस किया, और ये हमारा जो है पूरा का पूरा एग्जाम कवर हो चुका है। डेफिनेटली गाइज आपको आने वाले एग्जाम्स जो है इनके इसी प्रकार से कवर किए जाएंगे। कल फिर आपको मिलते हैं 8:30 बजे, ये सेशन आपके केवल लाइव रहते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं आपको। 8:30 बजे यानी कि शाम को आपको मिलेंगे यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।